Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd February 2022 and today's important questions for upcoming nursing competitive exams are: first question, SARS novel coronavirus belongs to which of the family? आपको बताना है कि जो सार्स नोवेल कोरोना वायरस है ये किस फैमिली का है, ये किस जाति का है। ऑप्शन ए स्पाइरोकीट, ऑप्शन बी डीएनए वायरस, ऑप्शन सी आरएनए वायरस, ऑप्शन डी माइकोसाइट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सार्स नोवेल कोरोना वायरस जो है आरएनए टाइप का वायरस है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली कोरोनाविरिडी। द ऑर्डर Nidovirales and the genus Coronavirus। कोरोना वायरस से रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि कोरोना वायरस के क्लासिफिकेशन से इसका क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको याद रखना है कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक रिसेंटली चल रही है, ये कोरोना वायरस जो है इसकी फैमिली का नाम है कोरोनाविरिडी और इसका जो ऑर्डर है वो है नीडोविरल्स और इसका जो जीनस है वो है कोरोना वायरस। दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉजिंग रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। याद रखिएगा, इस ग्रुप के जो वायरस हैं ये रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज कॉज करने के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। आपको बताना है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की यदि किसी पर्सन में कमी हो जाए तो उसे कौन सा डिजीज हो सकता है। ऑप्शन ए सिकल सेल डिजीज, ऑप्शन बी क्रिसमस डिजीज, ऑप्शन सी हीमोफीलिया ए, ऑप्शन डी हीमोफीलिया बी। The right answer is option C। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होने पर हीमोफीलिया ए डिजीज हो सकता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया डिजीज जो है सबसे पहले रॉयल फैमिली में खोजा गया था, शाही परिवार में खोजा गया था, इसलिए इसे हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज के अंदर पर्सन की बॉडी में किसी एक विशेष क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है और इस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता और पर्सन में थोड़ी सी भी इंजरी होने पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस देखा जाता है। हीमोफीलिया डिजीज जो है 2 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय mutation in the gene of the factor 8, so there is deficiency of clotting factor number 8। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन में हीमोफीलिया ए है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होगी। हीमोफीलिया बी also called Christmas disease result from the deficiency of factor 9 due to mutation in the corresponding gene। हीमोफीलिया बी जो है इसे आप क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं
और इस डिजीज़ में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी हो जाती है। ये दोनों ही डिजीज़ प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following tumor marker is used for the diagnosis of ovarian germ cell tumor? अगर आपको किसी पर्सन में ओवेरियन कैंसर है या नहीं, ओवरी का कैंसर है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करना हो, कंफर्म करना हो, तो आप कौन सा ट्यूमर मार्कर का लेवल चेक करेंगे? CA 125 का, SCC का, LDH का या फिर टैग 72 का? The right answer is option A. कैंसर एंटीजन 125 का लेवल असेस करके हम ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लें। Currently, the only biomarker that has proven to detect ovarian cancer before the onset of clinical symptoms and is widely used in clinical practice is CA 125. Recent टाइम में CA 125 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैंसर मार्कर है, जो कि ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स आने से पहले ही इसे डिटेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज द ओनली बायोमार्कर अवेलेबल फॉर द रीजन एज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन CA 125 is normally expressed in variety of epithelial cell types. CA 125 जो है एक हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है। Question number 4. The process of precisely destroying cancer tissue in the brain by using radiation is called. अगर किसी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई गांठ बन जाए, तो हमें अगर इस ब्रेन ट्यूमर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो इसके लिए कौन सा रेडिएशन मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए फोटोडायनेमिक थेरेपी, क्रायोसर्जरी, गामा नाइफ सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी। रेडिएशन के द्वारा ब्रेन में मौजूद ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, कौन सी टेक्निक कहलाती है? The right answer is option C. It is called gamma knife surgery. Gamma knife surgery. इसके द्वारा हम ब्रेन के जिस टिश्यू में, जिस सेल पर ट्यूमर होता है, जिस एरिया में ट्यूमर होता है, उसी पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आइए रिमेनिंग टेक्निक्स के बारे में भी जान लें। सबसे पहले बात करते हैं क्रायोसर्जरी की। इट इज़ अ ट्रीटमेंट यूजेस एक्सट्रीम कोल्ड प्रोड्यूसेस बाय लिक्विड नाइट्रोजन और आर्गन गैस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड एबनॉर्मल टिश्यू। किसी भी पेशेंट के शरीर में मौजूद एबनॉर्मल टिश्यूज़ या ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बहुत ही ठंडे टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी सेल्स में यदि एक बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग यहाँ किया जाता है। हम पर्सन की बॉडी में एक्सट्रीम कोल्ड प्रोड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। आर्गन गैस और लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा बॉडी के उस टिश्यू पर
बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस करवा कर उसे नष्ट करना क्रायो सर्जरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है फोटोडायनेमिक थेरेपी, जिसे आप पीडीटी के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट यूज्ड फोटोसेंसिटाइजर और फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट। फोटोडायनेमिक थेरेपी में हम एक फोटोसेंसिटाइजर और एक विशेष प्रकार की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। When photosensitizers are exposed to a specific wavelength of light, they produce a form of oxygen that kills nearby cancer cell. इस प्रोसेस के अंदर, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि फोटोसेंसिटाइजर को बॉडी के उस हिस्से में भेजा जाता है और वहाँ पर एक विशेष वेवलेंथ की लाइट को एक्सपोज करते हैं और इसके कारण उस एरिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन का एक टाइप प्रोड्यूस होता है जिससे कि बॉडी के उस हिस्से में मौजूद कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी कैंसर पेशेंट के जिस हिस्से में कैंसर मौजूद है उस हिस्से पर एक विशेष लेंथ की, विशेष वेवलेंथ की लाइट को फोटोसेंसिटाइजर्स पर एक्सपोज किया जाता है और जैसे ही ये एक्सपोजर होता है उस हिस्से में एक ऑक्सीजन लाइक सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है और इसके कारण कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस प्रकार का मेथड फोटोडायनेमिक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। इट इज़ अ सर्जरी विथ वेरी स्मॉल इंसिजन and better magnification result in faster recovery times and fewer risk. रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही बड़े कट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बड़े इंसिजन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इस टेक्निक में बहुत ही स्मॉल इंसिजन्स बनाए जाते हैं और बेहतर मैग्निफिकेंस इक्विपमेंट्स की सहायता से हम सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं और स्मॉल इंसिजन के कारण जो पर्सन का रिकवरी टाइम है वो भी बहुत कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी सिकल सेल डिजीज, ऑप्शन डी परपॉट। सेक्स linked bleeding disorder. The right answer is option A. Hemophilia is a sex linked bleeding disorder. Option A is correct here. Hemophilia is a sex linked recessive disorder. The abnormal gene responsible for hemophilia is carried on sex chromosome. याद रखिएगा, हीमोफीलिया डिजीज के लिए जो डिफेक्टिव जीन होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद रहता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर यदि 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ पर जो होता है फीमेल होता है और 44 प्लस XY होने पर मेल होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये जो X है इसी के ऊपर डिफेक्टिव जीन मौजूद होता है जिसके कारण हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एपिलेप्सी who is being treated with carbamazepine
Which laboratory value might indicate a serious side effect of this drug? आप एज अ नर्स किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे एपिलेप्सी डिजीज है। इस पेशेंट को अब कार्बेमेज़ेपाइन ड्रग दी जा रही है। इस ड्रग के कारण कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि उसे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं? ऑप्शन ए, यूरिक एसिड 5 mg per dl, hematocrit of 33%, WBC 2000 per cubic milliliter, platelets 1,50,000 per cubic millimeter। सिंपली आपको बताना है कार्बेमेज़ेपाइन ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, WBC 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। आइए इसे और जान लें इसके बारे में। कार्बेमेज़ेपाइन या टिग्रिटोल can suppress the bone marrow and decrease the white blood cell count. Thus, a lab value of WBC 2000 per cubic millimeter indicates side effect of this drug. हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए WBC काम करती हैं और इन WBC सेल्स का जो नॉर्मल काउंट होता है वो 4000 से 11000 के बीच होता है। इस क्वेश्चन में बताई गई जो वैल्यू है 2000 वो काफ़ी कम है और इस सिचुएशन के लिए ये ड्रग कार्बेमेज़ेपाइन रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, बिकॉज इस ड्रग के इफ़ेक्ट के कारण हमारी जो बोन मैरो है ये पूरी तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती, सप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो के अंदर WBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है और पर्सन के अंदर WBC काउंट लैब टेस्ट में आपको कम मिलता है। सो याद रखें, कार्बेमेज़ेपाइन या ट्रिग्रिटोल का जो साइड इफेक्ट है वो है WBC का कम होना, और जिन पर्सन्स के अंदर WBC काउंट कम होता है वो इन्फेक्शन के लिए रिस्क पर होते हैं। नेक्स्ट, अ मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विथ एज। आपको बताना है कि मोरो रिफ्लेक्स किस एज पर डिसअपियर हो जाता है। 6 months, 4 months, 3 months, 8 months। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मोरो रिफ्लेक्स जो है अराउंड 3 months की एज पर डिसअपियर हो जाता है। आइए जान लेते हैं मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। द मोरो रिफ्लेक्स इज अ इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स that develops between 28 to 32 weeks of gestation and disappears between 3 to 6 months of age। मोरो रिफ्लेक्स जो है एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है। ये जब बच्चा मदर के वुम्ब में होता है, गर्भ में होता है, उस दौरान ये डेवलप होता है, यानी कि अराउंड 28 से 32 वीक्स के गेस्टेशन पर ये रिफ्लेक्स बच्चे में डेवलप हो जाता है और लगभग 3 से 6 महीने की उम्र पर ये डिसअपियर हो जाता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मोरो रिफ्लेक्स अपीयर कब होता है और डिसअपियर कब होता है। याद रखिएगा, अपीयर तो होगा 28 से 32 वीक्स के गेस्टेशन पर, जबकि डिसअपियर होगा 3 to 6 months की एज पर। It is a response to sudden loss of support and involves 3 distinct components: spreading out arms, abduction, pulling the arms in, adduction and crying usually। देखिएगा, मोरो रिफ्लेक्स को हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी
बच्चे को अपनी गोदी में लिया है और अचानक से उसको लॉस ऑफ सपोर्ट करते हैं, अपने हाथों से उसे नीचे की तरफ गिराते हैं, छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो बच्चा नीचे आता है और नीचे आने के साथ ही उसमें 3 फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, वो अपने हाथों को फैला देता है, यानी एबडक्शन मूवमेंट शो करता है। उसके बाद तुरंत अपने हाथों को शरीर के पास लेकर आता है, यानी एडक्शन मूवमेंट शो करता है। और फिर बच्चा रोने लगता है। यानी बच्चे को जब ये एहसास होता है कि वो नीचे गिर रहा है तो उसके द्वारा 3 मूवमेंट्स किए जाते हैं। बच्चा अपने हाथों को फैला लेता है, फिर अंदर की तरफ करता है और रोने लगता है। तो ये तीनों जो चीज़ें इस सिचुएशन में की जाती हैं, इसे ही आप मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, to control bleeding in a child with hemophilia, the nurse would expect to give। अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया डिजीज है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं? एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट या फिर फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम इस पर्सन को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। याद रखिएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज अ ब्लड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम लिक्विड पोर्शन ऑफ होल ब्लड। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, एफएफपी है, ये होल ब्लड के लिक्विड पार्ट को कलेक्ट करके बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कंडीशंस इन विच देयर इज लो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और लो लेवल ऑफ ब्लड प्रोटीन। जिन पर्सन्स के अंदर ब्लड प्रोटीन की कमी होती है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, उनमें एफएफपी दिया जाता है। और हम जानते हैं कि हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, इसी वजह से यहाँ पर हम एफएफपी देते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट फ्लूइड प्लाज्मा एक्सचेंज। इसका इस्तेमाल प्लाज्मा एक्सचेंज में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट 1। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में नहीं पाया जाता? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फिब्रिनोजन। विच वन इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मायोसिन जो है ये ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स अ प्रोटीन present in blood such as albumin, globulin, fibrinogen, etc. Myosin is a protein present in muscle fibers constituting 45% of total muscle protein। याद रखिएगा, हमारे मसल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन। ये कुल मसल प्रोटीन का लगभग 45% होता है। इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ओरल कैविटी अफेक्टेड विथ ओरल कैंसर। आपको बताना है कि ओरल कैंसर में सबसे ज़्यादा ओरल कैविटी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हार्ड पैलेट, लोअर लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, टंग। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है ओरल कैंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लोअर लिप्स में सबसे ज़्यादा कैंसर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज द
मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट विथ कैंसर ऑफ लंग्स। अगर किसी पर्सन को लंग कैंसर हो जाए तो उसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली देखा जाता है? एयर हंगर, कफ विथ नाइट स्वेट्स, एक्सर्शनल डिस्पनिया, persistent or intense coughing. The right answer is option D. याद रखिएगा, persistent और intense coughing लंग कैंसर के पेशेंट में देखी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट। Question number 12. If there are two types of medicine prescribed for patient, one is eye ointment and one is liquid from the form drug, then nurse administer which one first? देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पेशेंट को एक आई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है और एक आई ड्रॉप या आई लिक्विड प्रिस्क्राइब किया गया है। एज अ नर्स आप दोनों में से पहले किसे इंस्टिल करेंगे, पहले किसे डालेंगे? ऑप्शन ए, फर्स्ट इंस्टिल लिक्विड देन ऑइंटमेंट। हम पहले लिक्विड को इंस्टिल करेंगे और फिर ऑइंटमेंट को। फर्स्ट इंस्टिल आई ऑइंटमेंट देन लिक्विड। हम पहले ऑइंटमेंट को लगाएंगे और उसके बाद लिक्विड को। ऑप्शन सी, फर्स्ट एडमिनिस्टर ऑइंटमेंट इनटू द लेफ्ट आई देन एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। हम पहले लेफ्ट आई में ऑइंटमेंट डालेंगे फिर आई ड्रॉप डालेंगे। फर्स्ट एडमिनिस्टर ऑइंटमेंट इनटू द राइट आई देन एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। हम पहले राइट आई ऑइंटमेंट डालेंगे फिर उसके बाद आई ड्रॉप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी पर्सन के अंदर आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप एक समय पर डालना हो तो पहले आप हमेशा लिक्विड को डालेंगे यानी आई ड्रॉप को डालेंगे। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑइंटमेंट टेक्स टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, सो फर्स्ट इंस्टिल लिक्विड ड्रग देन सेमी सॉलिड और ऑइंटमेंट। जो ऑइंटमेंट आता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके एब्जॉर्प्शन में समय लगेगा, तो हम पहले आई लिक्विड को डालेंगे और लिक्विड तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे डालने के बाद फिर हम ऑइंटमेंट को डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Which drug is used for prophylaxis of manic depressive disorder? अगर किसी पर्सन को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो इस सिचुएशन में कौन सी ड्रग प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए वाल्प्रोएट, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी फेनेंटोइन। The right answer is option B. मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने पर लिथियम को इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, लिथियम ड्रग जो है जब आप पेशेंट को दे रहे होते हैं तो इसकी ब्लड में लेवल को यानी थेराप्यूटिक लेवल को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। What would be the ratio of PRBC platelets and FFP for massive blood transfusion? अगर किसी पर्सन को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है यानी बहुत सारा ब्लड चढ़ाना है तो इस सिचुएशन में PRBC प्लेटलेट्स और FFP को आप किस रेशो में देना चाहेंगे?
1:1:1, 2:1:2, 1:2:1, 2:2:1, PRBC, platelets और fresh frozen plasma? The right answer is option A. याद रखिएगा 1:1:1 रेशो सही माना जाएगा। आइए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझ लें। मल्टीपल मिलिट्री एंड सिविलियन ट्रॉमा स्टडीज ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल सजेस्ट द 1:1:1 रेशो ऑफ packed RBC, FFP and platelets is optimal and associated with the best outcomes. मल्टीपल मिलिट्री और सिविलियन ट्रॉमा की स्टडी के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, अगर किसी पर्सन में बहुत ही ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की आवश्यकता है तो उस केस में बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आप PRBC, FFP और प्लेटलेट्स इन तीनों को ही समान अनुपात में देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, एंडोस्कोप इज स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोप को आप किसके द्वारा स्टरलाइज करेंगे, क्लीन करेंगे? ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी यूवी रेज, ऑप्शन सी 2% फिनॉल, ऑप्शन डी 2% ग्लूट्रैल्डिहाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा 2% ग्लूट्रैल्डिहाइड से हम एंडोस्कोप को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। अगर किसी पर्सन को वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला था, आपने इसका रिपेयर किया और इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हमें करना चाहिए? वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला का मतलब है पर्सन के यूरिनरी ब्लैडर और उसकी जो वेजाइना है उसके बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन का बन जाना। नॉर्मली इनके बीच किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर किसी पर्सन में एक एबनॉर्मल ओपनिंग या कनेक्शन इनके बीच में बन जाए तो ये कंडीशन वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। आपने इसे रिपेयर किया और रिपेयर के बाद अब कौन सा इंटरवेंशन हमें करना है? ऑप्शन ए कहता है अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर, हमें ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन नहीं होना देना है, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है या फिर अर्ली एम्बुलेशन करवाना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा नॉर्मली ज़्यादातर सर्जरीज के बाद में पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड की जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जल्दी से जल्दी पेशेंट को मूवमेंट कराया जाए, चलना फिरना कराया जाए, क्योंकि अगर पेशेंट इमोबिलाइज रहता है तो उसमें थ्रोम्बस डेवलप होने का खतरा रहता है, डीवीटी होने का खतरा रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको इस सिचुएशन के हिसाब से आंसर सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पर हम पेशेंट के ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन नहीं होने देते हैं। अगर आपने ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होने दिया तो इस फ्लूइड प्रेशर के कारण जो ब्लॉकेज क्रिएट किया है आपने, एबनॉर्मल कनेक्शन को ब्रेक किया है, उस जगह पर प्रेशर लगेगा और पेशेंट में यह सर्जरी फेल हो जाएगी। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम पेशेंट के ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन नहीं होने देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू। जब भी किसी क्लाइंट में आप नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें प्रायोरिटी क्या रखेंगे, इसकी प्लानिंग के लिए किसे फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए मास्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ऑप्शन बी डेंजर ऑफ इलनेस मॉडल, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल थ्योरी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट हमेशा प्रायोरिटीज को प्लान करने के लिए, डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपने इसे पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। इसके अंदर एक पिरामिड होता है जिसके अंदर सबसे नीचे जो पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसे रखा जाता है, और उसके बाद जो है टॉप पर ऐसी नीड्स को रखी जाती है जो कि पेशेंट के लिए सबसे आखिरी में ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न इज। आपको बताना है कि एक टर्म न्यूबॉर्न में हार्ट रेट कितनी होती है। 80 to 100, 70 to 110, 120 to 160, 100 to 120। न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल हार्ट रेट बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जो बच्चे टर्म पर बर्थ लेते हैं यानी 37 से 42 वीक्स के बीच में जन्म लेते हैं, उनमें नॉर्मल हार्ट रेट 120 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच देखी जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ability of the drug to cause fetal abnormality when administered during pregnancy is known as। प्रेगनेंसी के दौरान वह दवाएं जिन्हें मदर को देने के बाद बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, क्या कहलाती हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट, आइट्रोजेनिक इफेक्ट, नोजोकॉमियल इफेक्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसे हम टेराटोजेनिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एजेंट जैसे कि ड्रग्स, पैथोजन या टॉक्सिन्स होने वाले बच्चे में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में परमानेंट डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। ऐसे सभी एजेंट्स टेराटोजेनिक एजेंट्स कहलाते हैं, और इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए ये इफेक्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है पेशेंट के हॉस्पिटल में आने के बाद होने वाला इन्फेक्शन, जो कि जनरली 48 आवर्स बाद होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन वह इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट में किए जाने वाले किसी डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसेस के बाद होता है। मान लीजिए पेशेंट में आपने एंडोस्कोपी की, लेकिन स्टेराइल इक्विपमेंट के ना हो पाने के कारण इस पर्सन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ये आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ट्रू लेबर में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स,
पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी वुमेन ट्रू लेबर पेन में होती है, ट्रू लेबर में होती है, उसका जो सर्विक्स है 10 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम डायलेट हो जाता है, और जो यूट्रस का नेक वाला पार्ट है, सर्विक्स है, इसकी साइज जो है काफ़ी कम हो जाती है, यानी इफेसमेंट देखने को मिलता है। वुमेन को, मदर को कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान काफ़ी पेन फील होता है, और वुमेन में लगातार आ रहे कॉन्ट्रैक्शंस के कारण सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी फीचर्स ट्रू लेबर में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ क्लाइंट कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन इज इवेल्युएटेड बाय पाल्पेटिंग द पल्स। किसी पेशेंट में आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाया, अब इस पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के लिए आप किस हिस्से की पल्स को चेक करेंगे? ऑप्शन ए, अबव द कैथेटर इंसर्शन, जिस जगह पर कैथेटर इंसर्ट किया गया है उससे ऊपर, एट द इंसर्शन साइट पर, डिस्टल टू कैथेटर इंसर्शन, जिस जगह पर कैथेटर इंसर्शन किया गया है उससे डिस्टल एरिया में, या फिर इन ऑल एक्सट्रीमिटीज में, सभी एक्सट्रीमिटीज के अंदर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन में थेराप्यूटिक या डायग्नोस्टिक पर्पस से कार्डिक कैथेटर डाला जाता है, कार्डिक कैथेटराइजेशन किया जाता है, उस सिचुएशन में इंसर्शन साइट पर पंक्चर होने के कारण उस हिस्से से डिस्टल पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है या नहीं, या पर्सन में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इन दोनों चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमें पल्स का असेसमेंट करना होता है। और याद रखिएगा, ये पल्स का जो असेसमेंट है हमेशा डिस्टल पार्ट में किया जाता है। मान लीजिए ये पर्सन है और इस पर्सन में इस एरिया से कैथेटर इंसर्ट किया गया है, तो आप हमेशा डिस्टल पार्ट में यानी लोअर पार्ट के अंदर चेक करेंगे, दूर वाले हिस्से में पल्स का असेसमेंट करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि बॉडी के आखिरी सिरे तक अब भी ब्लड सप्लाई चल रही है या नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 22, in general anesthesia, which of the following sensation disappear at last? जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद कौन सा सेंसेशन सबसे आखिरी में डिसअपियर होता है? ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी प्यूपिल रेस्पॉन्स, सी हियरिंग, डी पेन रेस्पॉन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद सबसे आखिरी में हियरिंग लॉस होता है, यानी पेशेंट एनेस्थीसिया इफेक्ट प्रॉपर आने से काफ़ी पहले तक सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग इंडियन स्टेट इज। इन चारों राज्यों में से आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो पाया जाता है। सेक्स रेशो का मतलब है कि 1000 में से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, या यूं कह दीजिए कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, इसे सेक्स रेशो कहा जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, केरला, हिमाचल। हाईएस्ट सेक्स रेशो आपको बताना है। द राइट आंसर इज केरला। केरला के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशो देखा जाता है।
Question number 24. Antidote of streptokinase is. स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट क्या होता है? एमिनो कैप्रियोइक एसिड, पायरिडॉक्सिन, डेस्फेरोक्सेमाइन या विटामिन के? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट है एमिनो कैप्रियोइक एसिड। एमिनो कैप्रियोइक एसिड। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटल मसल अंडर माइक्रोस्कोप हैव क्रॉस स्ट्रेशन formed by dark and light bands. The dark band are formed by which protein? आपको बताना है कि जब हम स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसमें क्रॉस स्ट्रेशन बैंड्स पाए जाते हैं, यानी कुछ डार्क और लाइट कलर की लाइनिंग पाई जाती हैं। आपको बताना है यहाँ पर जो डार्क बैंड्स होते हैं, डार्क लाइनिंग होती है, ये किस प्रोटीन की बनी होती है? माइसियम, मायोसिन, एक्टिन, कोरोनिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज मायोसिन। याद रखिएगा, मसल्स के अंदर जो डार्क बैंड्स होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। Myosin is a major protein found in muscles. Question number 27, important. In an emergency, when the patient is unable to state his blood group, it is safer to cross match with blood group. एक एमरजेंसी में आया पेशेंट अपने ब्लड ग्रुप को नहीं बता पा रहा है। इस सिचुएशन में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसका ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करवाएं, तो एमरजेंसी में आप इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप पेशेंट को दे सकते हैं? ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस सिचुएशन में ओ नेगेटिव वाले पर्सन का ब्लड हम इसे दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और इसी वजह से इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये चारों ब्लड ग्रुप टाइप्स को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो। So option A correct here. Question number 28. First appearing teeth in children is. किसी बच्चे में सबसे पहला कौन सा दांत या टूथ आता है? प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइंस या थर्ड मोलर? बच्चे में उगने वाला सबसे पहला दांत कौन सा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जो इंसीजर टीथ है वो सबसे पहले बच्चे में अपीयर होता है। बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं, जिसे आप मिल्क टीथ या डेसिडुअल टीथ कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। बच्चे में जो पहला दांत होता है वो लगभग 6 महीने की उम्र में आता है और ये हमेशा ज़्यादातर लोअर इंसीजन ही होता है। लोअर इंसीजर इज अ फर्स्ट टूथ दैट अपीयर इन अ चाइल्ड एट द एज ऑफ अराउंड 6 months. Question number 29, important. Maternal serum
alpha fetoprotein MSAFP is elevated in all the following except। आपको बताना है कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन किस कंडीशन में बढ़ा हुआ नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ऑप्शन बी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी RH आइसो इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। किस कंडीशन में MSAFP का लेवल आपको डिक्रीज मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको MSAFP का लेवल कम मिलेगा। आइए इसे और स्पेसिफिकली जान लें। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द यॉर्क सैक एंड फीटल लेवल। MSAFP का प्रोडक्शन यॉर्क सैक और फीटल लेवर द्वारा होता है। इन सभी कंडीशंस के अंदर इसका लेवल हाई पाया जाएगा, जो कि हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, रीनल एबनॉर्मलिटीज, RH आइसो इम्यूनाइजेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं किस कंडीशन में इसका लेवल डाउन पाया जाएगा या लो पाया जाएगा। ट्राइसोमी 21 जिसे आप डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस, इन दोनों ही कंडीशन में आपको MSAFP का लेवल डिक्रीज्ड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30। Mr. X is undergoing chest physiotherapy after CABG. Which of the following level of prevention it illustrates? मिस्टर X में आपने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करवाया और अब इन्हें आप चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। तो यहाँ पर दी जा रही चेस्ट फिजियोथेरेपी किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये आपको बताना है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज टर्सरी प्रिवेंशन। आइए इसके बारे में और जान लें। टर्सरी प्रिवेंशन focuses on people who are already affected by the disease। ऐसे लोग जिन्हें डिजीज हो चुका है उनमें टर्सरी प्रिवेंशन इस्तेमाल किया जाता है। द गोल इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी, लिमिटिंग और डिलेइंग कॉम्प्लिकेशन एंड रीस्टोरिंग फंक्शंस। टर्सरी प्रिवेंशन में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, जिसके द्वारा हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। वो है कि हम पर्सन में होने वाली डिजीज़ के कारण होने वाली डिसेबिलिटी को कम कर दें, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो पाएँ और उसके ज़्यादातर फंक्शंस को हम रीस्टोर कर पाएँ। इन तीनों के द्वारा हम पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं। यही टर्सरी प्रिवेंशन कहलाता है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द डिजीज एंड प्रोवाइडिंग रिहैबिलिटेशन। याद रखिएगा इस फेज के अंदर, इस प्रिवेंशन के अंदर हम रिहैबिलिटेशन पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज। आपको बताना है कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है। 12 to 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 0 to 12 आवर्स, 24 to 48 आवर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा
स्पर्म जो है 48 से 72 आवर्स तक वाइबल रहता है और जो ओवम है वो ओव्यूलेशन के बाद 12 से 24 आवर्स तक वाइबल रहता है। अगर इन पीरियड्स के दौरान ओवम और स्पर्म की मीट होते हैं तो वहाँ पर कंसीव करने के प्रॉपर चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्पशिया इज। प्री एक्लेम्पशिया कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोकेमिकल मार्कर के रूप में किसका असेसमेंट किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी सीरम यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन डी सीरम सोडियम लेवल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्री एक्लेम्पशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के अंदर हाई बीपी देखा जाता है, एडिमा होती है, साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया होता है। अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान ये तीनों कंडीशन मौजूद हैं तो वो प्री एक्लेम्पशिया की पेशेंट कहलाती है। सो हम यहाँ पर यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस कितनी है इसे आइडेंटिफाई करके प्री एक्लेम्पशिया है या नहीं इसे कंफर्म बता सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।